आइए समझते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहते किसे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या रीजन है कि कोई भी फर्म या इंडस्ट्री इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करती है, और आईसीआई हमें ये पढ़ा क्यों रही है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आज के दिन ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो अपने आप को ग्रोथ देखेगा, ग्रोथ करना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इसके विपरीत है। एक होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और एक होता है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो हम इस वीडियो में भी पहले समझेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, इनके कौन से प्रोडक्ट हैं, रियल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा आपको और इमेज भी दिखाऊंगा, फिर आईसीआई के मटेरियल से पढ़ेंगे भी, रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे पाऊं और प्रैक्टिकल रिलेट करा पाऊं, ताकि आपके माइंड में ये हमेशा के लिए रहे और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को समझते हैं सबसे पहले। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहते हैं किसे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब होता है जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट को सेम मार्केट में सेल आउट करती है। प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। अगर जैसे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो 5 है तो वो 5 ही रहने चाहिए। नेक्स्ट ईयर भी 5 होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप नेक्स्ट ईयर एक और बढ़ा दें, फिर उसके बाद एक और बढ़ा दें, एक्सपेंड करें, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। आपके पास 5 प्रोडक्ट है तो 5 ही प्रोडक्ट होने चाहिए। और जिस मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में बेच रहे हैं तो ये एक सिटी है, तो यहाँ पर दिल्ली में बेच रहे हैं तो दिल्ली में ही बेचना चाहिए, तो इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर ये किसी स्टेट में बेच रहे हो तो स्टेट में बिकना चाहिए, इंडिया में बेच रहे हो तो इंडिया में बिकना चाहिए, ओनली इंडिया में बिकना चाहिए। आइए इसके कुछ प्रोडक्ट देखते हैं, ये कौन से स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के कौन से प्रोडक्ट हैं जो इसके इसमें हम फॉल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के प्रोडक्ट कह सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। अब जैसे लुंगी की बात करते हैं, ये लुंगी के कुछ ब्रांड है, ये लुंगी के कुछ ब्रांड है, जैसे मिस्टर लुंगी, एसबीएन लाइफ स्टाइल, काइटेक्स काइटेक्स लुंगीज, संगू मार्स। तो ये एक प्रोडक्ट है जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसे, जो इंडिया में बिकता है ये। और ये लुंगी है, लुंगी भी इंडिया में ही बिकी जाती है। तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के प्रोडक्ट हैं। और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिलेट, ये सेविंग करते हैं, उस काम में आता है ये जिलेट के प्रोडक्ट। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गए, 6 हो गए, और ये इंडिया में ही बेचा जाता है, इंडिया में ही बेचा जाता है। तो इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के प्रोडक्ट कहेंगे, सेविंग से रिलेटेड है। और ये ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही, ये एक वैरायटी की प्रोडक्ट है, जो इसी वैरायटी के प्रोडक्ट है, सेविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहेंगे। और प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे ऑल आउट, जिससे मच्छर मारे जाते हैं। ऑल आउट ये कंपनी है जो यही प्रोडक्ट निकालती है मच्छर मारने का ही। तो ये एक प्रोडक्ट है, हो गए, एक्सपेंड नहीं कर रहे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, एक ही प्रोडक्ट है और इंडिया में बेची जाती है। तो ये एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के प्रोडक्ट हैं। आइए अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एडॉप्ट क्यों करती है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी है जो इसे एडॉप्ट करती है। जैसे अब मैं बात करता हूँ, आप कल चल के आज कल आप कल आप सीए बन गए, तो आप फर्म स्टार्ट करेंगे, अपना फर्म स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करेंगे, तो फर्म स्टार्ट करें आपने, आपने दिल्ली में स्टार्ट किया, दिल्ली में आपने फर्म स्टार्ट किया, तो अब क्या करेंगे, पहले ही दिन दिल्ली में ही खोल लेंगे, मुंबई में ही खोल लेंगे, बेंगलोर में ही खोल लेंगे, पुणे में ही खोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। आप पहले, आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में आप फर्म खोलेंगे, आपके क्लाइंट बनेंगे, आज एक बन गए, कल एक बन गए, 1 महीने के बाद बन गए, धीरे धीरे आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, लोग आपको जानेंगे, अलग स्टेट में जानेंगे, फिर आप वहां पे एक और ब्रांच खोलेंगे,
इस तरीके से आपका एक्सपेंड करेंगे। अचानक आप तो ये तो है नहीं, बम्बई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई हर जगह एक ही साथ आपने वो सीए बनते ही आप फर्म खोल दें, ऐसा तो करेंगे नहीं ना। तो ये छोटे फर्म होते हैं, जो छोटी कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी होती है, वो इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करती है। जैसे हम बात करते हैं आइस हॉस्पिटल, दिल्ली में कोई आइस हॉस्पिटल है, मान लेते हैं 10 फ्रेंड हुए, उन्होंने डॉक्टर बन गए, आइस स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक क्लिनिक खोला दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया में। तो अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इनके क्लाइंट बनेंगे, पेशेंट बनेंगे, वो ये बोलेंगे अच्छा अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, ये दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरा तीसरे को करेगा। इस तरीके से ये दिल्ली के और कई इलाके में ब्रांच खोल लेंगे। फिर ये ज्यादा फेमस होंगे तो ये और किसी इलाके में, अब जैसे स्टेट में मुंबई में खोल लेंगे, महाराष्ट्र में खोल लेंगे। इस तरीके से ये अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, ना कि पहले ही दिन ही एक्सपेंड कर देंगे, 10-12 ब्रांच खोल देंगे अपना, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे अब अगर आपने इसका सुना होगा, ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करती है, इंश्योरेंस बेचती है। तो इनके एजेंट होते हैं, एजेंट हो गए, और ये पब्लिक हो गई। ये जाके इन्हें बोलते हैं भैया आप लाइफ इंश्योरेंस से ले लें या और किसी चीज का इंश्योरेंस से ले लें। तो ये एक्सपेंड कैसे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले, इनके पास ऑप्शन नहीं है एक्सपेंड करने के लिए। जो करना है इनका एजेंट करना है, ये पब्लिसिटी करेंगे, और और जिन्हें लेना है अपना इंश्योरेंस करवाना है, वो पब्लिक पे डिपेंड करता है। अब ये यहाँ पर है, इनका एक ब्रांच मान लेते हैं दिल्ली, इंडिया के 50 जगह इनके ब्रांच है, 100 जगह खोल देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, एक्सपेंड क्या करेंगे इसमें, इंश्योरेंस बेचना है वो एजेंट का काम है, लेना है वो पब्लिक पे डिपेंड करती है। तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक्सपेंड नहीं करती है, स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबलाइज रहती है। स्टेबलाइज मीन्स स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिस बिजनेस में उसी बिजनेस में रहेगी। तो ये इंश्योरेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे यूटिलिटी की बात कर लेते हैं एक और, मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल बता दिए, सीए फर्म का बता दिया, डॉक्टर का बता दिया। जैसे एडवोकेट भी होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो अपने प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरुआत में वो तो अपना एक ऑफिस खोलते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, फिर किसी से मर्ज करते हैं, तो मर्ज को भी हम मर्जर करते हैं। अगर किसी फर्म से पार्टनरशिप फर्म खोल दिए या और किसी के साथ मर्ज करते हैं तो उसको भी एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन शुरुआत में वो एक्सपेंशन नहीं करते, अपना फर्म खोलते हैं, फिर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, फिर क्लाइंट आते हैं, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया डॉक्टर का, सीए का, डॉक्टर का, और ये एडवोकेट का। वैसे इंश्योरेंस कंपनी का मैंने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कि यूटिलिटी का एग्जांपल बताता हूँ। यूटिलिटीज, अब यूटिलिटीज क्या होता है, तो यूटिलिटीज में आ जाते हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये सब आ जाते हैं यूटिलिटी में। और मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली में दो जने हैं जो गैस की एजेंसी है जिनके पास, एक है भारत गैस, और दूसरा है इंडियन गैस। और यहाँ की आबादी है 2 करोड़, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। अब ये चाह के भी एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब भैया ये दो मार्केट के लीडर हैं, और ये कस्टमर है, 2 करोड़ कस्टमर है। तो भाई ये जितने भी बेचेंगे, तो ये 2 करोड़ के ही को बेचेंगे, जितना इनका डिमांड होगा इन्हीं को तो बेचेंगे। अब दिल्ली में बेच रहे हैं, दिल्ली इनके लिए एक मार्केट है। अब ये एक्सपेंड करके भी क्या करेंगे, अगर एक्सपेंड करेंगे भी तो किस तरीके से करेंगे, ये तो 2 करोड़ आदमी को, मतलब 2 करोड़ पॉपुलेशन को अपना गैस सप्लाई करेंगे, तो एक्सपेंड करने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। करेंगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग पहले से जानते हैं इंडियन है, ये भारत है दिल्ली में, तो उन्हीं से लेंगे, तो एक्सपेंड ये सब नहीं करते। और वैसी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर है BSES। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं 2 करोड़, तो इसमें एक्सपेंड क्या कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, कुछ एक्सपेंड नहीं कर सकता, नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता।
इंडिया अगर ये दिल्ली में बेच रहे हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली में ही बेचेंगे ये। और किसी स्टेट में जाओ तो वहां पर अलग होगा। तो ये अपने सिर्फ दिल्ली को ही कैप्चर कर रखा है, तो इसमें स्टेबिलिटी का चांस, एक्सपेंशन का चांस नहीं होता है। जैसे वाटर है, दिल्ली जल बोर्ड वाटर बेचती है, वाटर सप्लाई करती है। अब 2 करोड़ को सप्लाई कर रही है वाटर, तो ये अब एक्सपेंड कैसे करेंगे? अब ये वाटर वाटर की जगह अब मिल्क तो सप्लाई नहीं करेंगे। अब भैया वाटर दे रहे हैं, अब मिल्क सप्लाई करें, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये वाटर ही सप्लाई करेंगे। तो इसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हैं। जो स्टार्टअप फर्म होती है वो सब इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करती है, क्योंकि उन्हें ब्रेक इवन पॉइंट पे आना होता है। फिर उसके बाद देखना होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर का रेफरेंस क्या है, फिर उसके बाद वो एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं जो स्मॉल बिजनेस हो गए, ये सीए हो गए, ये छोटे डॉक्टर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, यूटिलिटी हो गई। ये सब कंपनी ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करती है। शुरुआत में सब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को ही एडॉप्ट करती है स्टार्ट के समय पे। अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कंपोनेंट, हम कंपोनेंट इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को पता करने का मैं आपको बताता हूँ। पहला, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपना ज्यादा ब्रांच ही नहीं खोलेंगे, प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं करेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेस रिस्क होता है इसमें, रिस्क ही नहीं लेना चाहते आप, एक्सपेंड ही नहीं करना चाहते, तो इसको स्टेबिलिटी कहते हैं हम। चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, जैसा आपका बिजनेस चल रहा है वही वही बिजनेस चलता रहेगा। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट बिकता रहेगा आपका। स्टेटस क्वे, अब ये क्या होता है? ये आपका एक कीवर्ड आएगा, स्टेटस क्वे। इसका मतलब होता है स्टे इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्टे इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जिस बिजनेस में आप हो उसी बिजनेस में रहोगे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे। जैसे कि आईटीसी करती है। आईटीसी क्या करती है? सिगरेट भी बेचती है, होटल भी है उनका, एफएमसीजी के प्रोडक्ट बेचती है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। स्टेटस क्वे, जिस बिजनेस में हो आप उसी बिजनेस में रहोगे, तो इसको बोलते हैं। और इसमें और बात करते हैं फ्रेश, रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क होता ही नहीं है इसमें। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, तो इसमें आपको रिस्क नहीं मिलेगा। और ये बात करते हैं रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ये कंपोनेंट है। अभी जो हम बुक से पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आपका ये एक ब्रांच यहाँ है दिल्ली में, अब बम्बई में नहीं खोलेंगे, बम्बई में खोलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर चेंज करने पड़ेगा। अब दिल्ली में ही खोलेंगे तो आपको और एम्प्लॉय रखने पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रीडिफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को रीडिफाइन करना। लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में रीडिफाइन नहीं किया जाता बिजनेस को। जैसा आपका एक ब्रांच है, इसी ब्रांच में आपका जो काम चल रहा है वही चल रहा है। हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर से ही चल रहा है, और दूसरा आप ओपन नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। और इसमें एक बात और होता है कि आपको मार्जिनल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया, आईसीआई ने पूछा कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है? जी हाँ, ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। इसका आंसर होगा यस, देखने के लिए मिलता है। लेकिन मार्जिनल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, मॉडरेट ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। अब ये मॉडरेट ग्रोथ क्या होता है, मार्जिनल ग्रोथ क्या होता है? जैसे कि इस साल आपका 10% से इंक्रीज हो गया सेल, नेक्स्ट ईयर 12% से इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है 9% हो जाए, फिर ये भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर 15% हो जाए। इस तरीके से आपका सेल बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि इस ईयर आपका जैसे कि एक्सपेंशन में बढ़ता है, फर्स्ट ईयर में आपका बढ़ गया 20% से सेल बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर आपका बढ़ गया 50% से बढ़ गया, इस तरीके से नहीं। उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक है। आइए हम अपने कंपोनेंट पे आते हैं। अब
अब बात करते हैं इसके इसके रीजन के, कि क्यों एक कंपनी एडॉप्ट करती है इस स्ट्रेटजी को। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आईसीआई ने 5 कारण बताए। जैसे एक, आपने पीएलसी का नाम सुना होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ये पीएलसी का स्टेज है। ये पीएलसी का स्टेज है, जिसमें पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके बाद डिक्लाइन। ये चौथा स्टेज है। जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर पहुंच गया, चौथे स्टेज, थर्ड स्टेज पे पहुंच गया, मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, जैसे पेप्सी हो गई, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये अभी मैच्योरिटी स्टेज पे है। जैसे लैपटॉप हो गया, ये अपने पीक लेवल पे है। मैच्योरिटी स्टेज मींस पीक लेवल। इसके बाद आपका डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी कितनी सारी कंपनी स्टेबिलिटी एक्सपेंशन नहीं करती है। हम वो चाहती है कि भैया ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, पहले हम इसी को एडोप्ट, मतलब इसी पे मेंटेन रहे, इसके बाद तो डिक्लाइन स्टेज आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट, हम इनका प्रोडक्ट इस स्टेज पे पहुंच गया, अब इसने मेंटेन करना है, तो इसलिए भी एक्सपेंशन नहीं करती है कंपनियां। और क्या रीजन हो सकता है? स्टेटस क्वे, रिस्क नहीं लेना चाहती है, कोई चेंज नहीं करना चाहती है, जिस बिजनेस में है कंपनी उसी में रहना चाहती है। ये दूसरा कारण बताया गया है आईसीआई के मटेरियल में। तीसरे में बताया गया है रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली स्टेबल, इसका मतलब क्या है रिलेटिवली स्टेबल? अब जैसे मैंने आपको सीए फर्म का बताया था, सीए फर्म आपने खोला, या डॉक्टर ने क्लिनिक खोला, तो ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। ये इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है एकदम अचानक से ऐसा बढ़ जाए, धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरह इस तरीके से ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। रिलेटिवली स्टेबिलिटी में एक और आ जाता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये वीडियो देखिए आप। इसराइल में लड़ाई हो रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन में। आपने ये वीडियो देखा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसे बोलते हैं रिलेटिवली स्टेबिलिटी। तो जहां पर स्टेबल नहीं है, में वॉर के टाइम में, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा बिजनेस चल रहा है भैया वैसा चल जाए, वही काफी है। कब कहीं कहाँ पे बम गिर जाए, जहां पर आपका हेडक्वार्टर हो या ब्रांच हो, वहीं पे बम गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहेंगे। तो ये भी एक कारण होता है कि जैसे इसरा ये यहाँ पर लड़ाई हो रहा है यूएस और यूक्रेन में, तो ऐसे वहां पर जो बिजनेस कर रहे होंगे वो एक्सपेंड करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है नहीं करना चाहेंगे। भैया कब बम गिर जाए, कब हमारा पूरा पैसा डूब जाए। तो ऐसे इसी को बोलते हैं स्टेबल, स्टेबल स्टेट, वो रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन। तो ये होता है। फिर उसके बाद और मैं बताता हूँ इसमें आईसीआई ने क्या बोला है। एक ये बताया परसीव एज थ्रेटिंग, परसीव एज थ्रेटिंग।
थ्रेटनिंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? परसीव एज थ्रेटनिंग। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज तक हो गया, न्यूज चैनल है, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया। ये क्या करती है? ये न्यूज देती है, न्यूज दिखाती है। ये ऐसा करना चाहेंगे कि ये मूवी भी बनाए, मूवी दिखाए, जैसे जैसे और कोई चैनल दिखाते हैं, स्टार प्लस दिखाता है, या आपने सोनी सोनी का देख रखा हो, वहां पे सीरियल भी दिखाया जाता है, ऐसा कर सकते हैं? सीरियल दिखाए, मूवी दिखाए, सीरियल दिखाए, मैच दिखाए, क्रिकेट मैच हो गया, ऐसा कर सकती है? ऐसा नहीं करेगी ये। क्यों नहीं करेगी जी? क्योंकि इन्हें डर है, अगर ये न्यूज के साथ ये करें तो कहीं इनका न्यूज का चैनल ही खतरे में ना आ जाए। तो इसी को बोलते हैं परसीव एज थ्रेटिंग। अब जैसे आपने ये जनरल स्टोर देख रखा होगा, आपके इलाके में कोई, आपके मोहल्ले में, इलाके में बहुत अच्छा चलता है, उनकी बहुत सेल होती है। तो वो ये करती है, भैया दूसरे इलाके में भी हम ये जनरल स्टोर खोल लें, फिर तीसरे में खोल लें, उस सिटी में बढ़ा लें, अपने ब्रांच बढ़ा लें। ऐसा करती है? नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उन्हें डर है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, ब्लिंकिट हो गया, कहीं ये इनका बिजनेस खा ना जाए। वो सोचते हैं कि जो भैया हमारा एक बिजनेस चल रहा है जनरल स्टोर का, वो चले, दाल चावल जो बिक रहा है, जो बिके हमारी इसी से बिके, उसी में हम खुश हैं। कल चल हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोल दें और ये पूरा हमारा बिजनेस खा जाए। तो इन चीज का डर रहता है। इसको बोलते हैं हम परसीव एज थ्रेटिंग। फिर एक और एग्जाम्पल बताया है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, अब इसका क्या मतलब है? ये रीजन बता रहे हैं, ऐसे है, ये पांचवा रीजन है, जिसमें ये बताया गया है कि अब जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई एक्स पर्सन है, इसने भैया अपने 30 से 40 साल अपने बिजनेस में लगा दिया, जी जान खून मेहनत सब चीज लगा देता है, घर को नहीं देखता, अपने आप को नहीं देखता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लगा देता है, इतने साल बिता देता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, 40 साल तक। तो ये थक जाता है इतने साल अपने ग्रोथ करते करते। तो एक पल आता है कि वो बोलता है भाई अब स्टेबल रहेंगे हम, अब जिंदगी के हमारे कुछ पल बाकी हैं, अब इसमें भी ग्रोथ क्या करें, जैसा चल रहा है बिजनेस वैसे ही चलते रहें। तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। अब जो इनके बच्चे होंगे वो इन बिजनेस को ग्रो करेंगे करेंगे या और कहीं किसी इनके बच्चे और किसी काम में लगे हुए हैं तो वो उसमें वो करेंगे। तो ये अपनी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दिया, अब ये थक चुके हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। तो इतने सारे पॉइंट हैं। अब मैं बुक से रेट करूंगा और मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ये वीडियो अभी आगे आएगा आपके लिए। अब मैं ये रेट करूंगा बुक से। तो आप छोड़ना चाहते, ये यहीं तक कंसेप्ट था, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, अगर बुक से रीड करना चाहते हैं तो बुक से रीड भी कर सकते हैं। तो आइए बुक से रीड करते हैं और मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा इसको। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज टू स्टेबलाइज। स्टेबलाइज रहती है, स्टेबलाइज मीन्स स्थिर, स्थिर मीन्स कांस्टेंट, जिस बिजनेस में हो आप उसी बिजनेस में रहोगे। इट मे बी ऑप्ट टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्टैंड। अब मैं इसमें कुछ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सेफगार्ड इंटरेस्ट एंड स्टैंड। किसी किसी कंपनी का ना बहुत ज्यादा वो होता है, मार्केट में ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं, अपना मार्केट शेयर ज्यादा होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इंडिगो का नाम सुना होगा, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। इंडिगो, इंडिगो का मार्केट शेयर देखिए। इंडिगो का मार्केट शेयर है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मार्केट शेयर है 2022 का, जिसका इंडिगो का मार्केट शेयर है, एक सेकेंड, इंडिगो ये है, ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर इंडिगो, ये रहा इंडिगो को, 56% है। वहीं 2023 में 60% हो गया। तो ये क्या चाहेगी?
एक्सपेंड करना चाहेगी? नहीं, ये एक्सपेंड नहीं करना चाहेगी। जो इनके मार्केट में शेयर है, ये मार्केट लीडर है, तो इसी शेयर्स को ये मेंटेन करना चाहेगी। 60% हो जाए, 65% हो जाए, ये एक्सपेंड नहीं करना चाहेगी। अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को, अपने स्टैंड को मजबूत रखना चाहेगी। तो इसी को बोलते हैं स्टैंड रखना, अपने आप को मजबूत रखना, अपने अपने शेयर्स को, अपने मार्केट शेयर्स को मतलब मेंटेन करके रखना। इसलिए भी ये स्टेबिलिटी को एडॉप्ट करेंगे, ना कि ये एक्सपेंशन करेंगे। और दूसरा एक और मैं बताता हूँ, ये लिंक्डइन का मार्केट शेयर। अब देखते हैं लिंक्डइन का मार्केट शेयर कितना है। ये देखिए लिंक्डइन का मार्केट शेयर 12% मार्केट शेयर है। अब ये नहीं चाहेगी कि मैं ट्विटर भी बन जाऊं, मैं फेसबुक भी बन जाऊं, मैं यूट्यूब भी बन जाऊं। अगर ये ऐसा करेगी ना, तो ये लिंक्डइन रहेगी। लिंक्डइन का काम क्या होता है? जॉब प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना। ये इनका एक अलग अलग तरीके का वेब मतलब साइट है, जहाँ पर ये जॉब प्रोवाइड करती है। यूट्यूब का अलग कंटेंट है, फेसबुक का अलग कंटेंट होता है। इसी तरीके से टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप का अलग कंटेंट होता है, टेलीग्राम का अलग होता है। इसी तरीके से लिंक्डइन का अलग कंटेंट है। 12% मार्केट शेयर है। तो ये इसको मेंटेन करना चाहिए, ना कि ये फेसबुक बने, यूट्यूब बने। ऐसे एक्सपेंड करेंगी तो ना तो ये लिंक्डइन बचेगी, ना वो फेसबुक बन पाएगी। तो ये कारण होता है कि कोई स्टेबिलिटी को एडॉप्ट करती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। परसू वेल, एक सेकेंड। Pursue well-established and tested objectives to continue in the chosen business path, to maintain operational efficiency on sustained basis, to consolidate the commanding position already reached, and optimize return on the resources committed in the business। यहाँ तक कुछ नहीं है, बस यही है। सेफ गार्ड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्टैंड को बनाए रखें, मतलब मेंटेन करके रखें। फिर यहाँ पे है ए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी परस्यू बाय ए फर्म व्हेन, कब मतलब एक फर्म परस्यू करती है, इसको एडॉप्ट करती है, तो वही बता रखा है। इट कंटिन्यू टू सर्व इन द सेम सिमिलर मार्केट, डील इन सेम या सिमिलर प्रोडक्ट। जो मैंने आपको बता दिया है कि सेम प्रोडक्ट में हो गया, सेम मार्केट में अपने एक्टिविटीज को करती है, तो उसको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज टिपिकल फॉर दोज फर्म whose product has reached the maturity stage of product life cycle। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गई है। ऐसी ऐसी फर्म इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करती है। उनके पास और ऑप्शन नहीं बचता ग्रोथ करने का। इसलिए दोज हु हैव द सफिशिएंट मार्केट शेयर बट नीड टू रिटेन दैट, जो मैंने आपको ये इसका बताया, लिंक्डइन का बताया, इंडिगो का एग्जांपल बताया, वो ये यहाँ पर ये कह रहा है। दे हैव टू रिमेन अपडेट एंड हैव टू पेस with the dynamic and volatile business world to preserve their market share। प्रिजर्व करके रखेगी अपने मार्केट शेयर को, यही बोल रहा बार बार। हैंस द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ डू नॉट नथिंग स्ट्रेटजी। ये लाइन अच्छा है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। अब इसे ये नहीं बोल सकते कि डू नॉट नथिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपने सीए फर्म स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी नहीं करेंगे, बिजनेस अपने आप चलेगा। करेंगे आप तो धीरे धीरे आपका क्लाइंट बढ़ेगा। ना कि आप यहाँ भी एक फर्म खोल दिए, एक यहाँ भी खोल दिए, यहाँ भी ब्रांच खोल दिए, यहाँ भी ब्रांच खोल दिया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे आप काम करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होगा। लेकिन इसे आप ये नहीं कह सकते कि डू नथिंग स्ट्रेटजी, आप कुछ करते ही नहीं है। कुछ करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट था, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। मैंने बताया था जो छोटे छोटे फर्म होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, वो इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हैं। टू कंसोलिडेट देयर मार्केट पोजीशन, वही वाली बात है मार्केट पोजीशन की, जो मैंने आपको इसका लिंक्डइन का बताया और उसका बताया, इंडिगो का एग्जाम्पल दिया था। फिर इसके बाद आगे
and prepare for those launch of growth strategy for deeper understanding of this strategy. Let us delve into their characteristic. अब characteristic के बारे में पढ़ेंगे. A firm opting of stability strategy stays with the same business में stay करना है, same product में, same market में, function maintaining same level effort as present. ये मैंने आपको बता दिया, ये इसकी characteristic है. फिर यहाँ पे the endeavor is to enhance function efficiency in incremental way through better deployment and utilization of resources. इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, हाईलाइट कर लेते हैं. थोड़ा द बेटर. फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, द असेसमेंट ऑफ द फर्म इज टू दैट डिजायर इनकम प्रॉफिट वुड बी फॉर कमिंग थ्रू सच इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन फंक्शन इफिशियंसी. ये कहना क्या चाह रहा है, मैं ये बताता हूं आपको. जैसे आपका मशीन है, आपकी कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की, लेकिन आप हर मंथ मतलब पर मंथ की है, पर मंथ है, आप 1,00,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में बेचते हैं 80,000 ही आपके मतलब आप 80,000 ही बेच पाते हैं. जितनी भी पब्लिसिटी कर ले रिटेलर है या कोई भी है जो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो 80,000 खरीदते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है 1,00,000. आप 80,000 प्रोडक्ट बना के उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं और अपना यूटिलाइजेशन भी कर लेते हैं, सही से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं. अगर आपकी इतनी मतलब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट को बनाएं, क्योंकि वो सेल नहीं हो पाएगा. तो वही बोल रखा है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो आपके पास मशीन है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करें. आपने बेटर यूटिलाइजेशन 20,000 और बना सकते थे, लेकिन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप यहीं पर प्रॉफिट भी जनरेट कर इनकम एंड प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हैं इतने में ही. तो आप पूरा फुल कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, ये इसका मतलब है. इसका एक एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे कि 1,00,000 यूनिट कैपेसिटी है आपकी, 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, और 1,00,000 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, इसमें ही आपकी प्रॉफिट है. तो ये 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं कैपेसिटी, और 1,00,000 यूनिट आप सोल्ड कर रहे हैं, तो इसमें ही आपका प्रॉफिट हो जा रहा है. तो बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप इसको, तो इसी को बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन. डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आप इनकम भी अर्न कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन. रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस का मतलब मैंने बताया था आपको, मतलब आपका एक ब्रांच यहाँ है तो दूसरा यहाँ खोलेंगे, तो यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, इसे रिस्ट्रक्चर करने पड़ेगा. यहाँ पर 500 एम्प्लॉई है तो कम से कम यहाँ पर 250 एम्प्लॉई होने चाहिए आपका. तो बिजनेस को रीडिफाइन कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं करते हैं, जो आपका बिजनेस चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहता है. अगर आपके पास एक ब्रांच है तो एक ही ब्रांच रहेगा, यही बोल रखा है. नॉट रीडिफाइंस रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन. फिर इसके बाद है स्ट्रेटजी सेफ्टी स्ट्रेटजी. आप ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, ना मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क क्या है, कोई रिस्क नहीं है. रिस्क नहीं है तो सेफ्टी स्ट्रेटजी है. मेंटेन स्टेटस क्वो है, ये कीवर्ड है, इसे हाईलाइट कर लीजिए. स्टेटस क्वो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टे इन एग्जिस्टिंग बिजनेस. जिस बिजनेस में हो आप उसी बिजनेस में रहोगे. अब उसके बाद पढ़ते हैं, इट डज नॉट वारंट मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट. अब मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ आपको. एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट. इन दोनों में अंतर होता है. क्या अंतर होता है, अगर आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये आपने बिजनेस बिजनेस पैसे लगाया, यहाँ मनी लगाया बिजनेस में,
और ये आप हैं, ये आप हैं। बिजनेस में आपने पैसा लगाया, बिजनेस ने आपको मनी दिया, पैसा दिया, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, ये आपको पैसे दे रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए करके दिया आपको, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप ये 20 लाख रुपए रखेंगे, फिर 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये रोटेट होते रहेगा, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्या है? आप एक ब्रांच तो ये हो गया, मान लेते हैं ये एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच आप यहाँ पर खोल रहे हैं बम्बई में, तो यहाँ भी तो आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, तो इसके लिए 1 करोड़ रुपए और लगेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों में अंतर होता है, तो यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसी को रोटेट करते रहते हैं। तो वही बोल रखा है, डस नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर बोल रखा है, द रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजी इज लेस। बहुत रिस्क होता ही नहीं है, आप पैसे नहीं लगा रहे हो, बिजनेस को ग्रो नहीं कर रहे हो, एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, तो इसमें रिस्क किस चीज का है? किसी चीज का रिस्क नहीं है। फिर इसके बाद है, while opting ऑफ दिस स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स रिसोर्सेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस, प्रोडक्ट एंड मार्केट थ्रू लीडिंग टू बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। इसका मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। कोर कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? परफेक्शन, किसी चीज में परफेक्शन लाना, यूनिकनेस, आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस हो, जैसे एप्पल का फोन है, इसमें यूनिकनेस देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये कोर कॉम्पिटेंसी है उनकी। तो इनके इसके लिए मैं इस बिल्डिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी के लिए मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलरली बैठने लगे। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है, वहां के लोग कई डिशेस में मोठ की दाल यूज करते थे, इसलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर बनाना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी डिलीशियस लगी और एक इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अभी की भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर वो इसे थिन और क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर्स का ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सैटिस्फाइंग बन जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ में एक ऐसा मेश चाहिए था जिसके होल्स एक स्टैंडर्ड मेश से छोटे हों ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मेश मेकर्स के साथ लगकर एक परफेक्ट मेश बनवाया और अपने बैटर के कई आइटरेशंस भी ट्राई किए। फाइनली कई महीनों की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बना ली। इस नई भुजिया ने सेल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था। टर्न्स आउट कि हल्दीराम सीक्रेटली एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में ऐसी कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में उनकी भुजिया की इंपॉर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पे दंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से डिफरेंशिएट हो गई और उसे एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए और कस्टमर्स ने उस प्राइस को खुशी-खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया था और 36 साल की एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिलेशंस बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर के साथ-साथ हल्दीराम को बिजनेस भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगा के बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हल्दीराम ने अपने भुजिया बिजनेस को स्टार्ट किया। जब उनका भुजिया बिजनेस स्टार्ट मतलब चलने लग गया मार्केट में, तो उन्होंने वहीं पर अपना एक्सपेंड नहीं किया बिजनेस को, उन्होंने धीरे रखा। वो गए राजस्थान में, तो राजस्थान में मैथ की दाल और बेसन से बनाया, तो स्टेबलाइजेशन मतलब परफेक्शन लाया अपने भुजिया में, तब जाके वो ग्रोथ किए। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जाके अपना प्रोडक्ट निकाला। तो पहले उन्होंने क्या किया, बिल्ड किया कोर कॉम्पिटेंसी, और भी मोटा होता था उनका भुजिया, तो उनको पतला करने के लिए कुछ किया, और तो मतलब परफेक्शन लाया। तो वही बोल रहा है, बिल्ड ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। इसका ही केस स्टडी मैंने आपको बताया हल्दीराम का, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, हल्दीराम। हल्दीराम
फिर इसके बाद है द फर्म विच मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव दोज दिस स्ट्रेटजी। अब इसका मतलब क्या है, यहां तक कुछ फर्म चाहती है कि भाई हमारा ग्रोथ हो, धीरे धीरे हो। अब जैसे मैं ये, आपने ये लिवाइस का पैंट सुना होगा, लिवाइस, जी हाँ लिवाइस का। तो ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जो बनाते हैं, ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर अपने ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, रिटेलर को बेचते हैं। मान लेते हैं ये लिवाइस का पैंट है, ये एक्स कंपनी है, ये रॉ मटेरियल लाती है और अपने ये 50, मतलब 50 इनके मान लेते हैं, 50 कस्टमर है उन्हें बेचती है। तो इनका ग्रोथ कैसे होगा, आज ये 50 बेच रहे हैं, कल ये 100 बेचेंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर हैं इनके मार्केट में, उनसे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये इनके पास 50 इनके कस्टमर है जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो सकता है फिर एक एक दुकान और खुले, ये इससे रेफर करें, बोले भैया ये अच्छी जीन्स देते आप इससे ले लें, फिर ये इसे रेफर करें। इस तरीके से ग्रोथ बढ़ेगा धीरे धीरे। अचानक से इसका ग्रोथ ऐसे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ेगा, जैसे शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ता है। तो ये अपने ग्रोथ में खुश रहते हैं, कुछ फर्म अपने अपने ग्रोथ में खुश रहते हैं, उसी को बोलते हैं द फर्म विथ मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव भी मॉडरेट है, मार्जिनल है, थोड़ा थोड़ा है, तो इसी को बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका मेजर रीजन स्टेबिलिटी का, मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। अब इसका पढ़ते हैं पहला। वैसे मैंने आपको सब चीज दिखा दिया है, बता दिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ए प्रोडक्ट रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी कर्व। पहला रीजन ये है, जब प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचे तो आपको वहां पे मेंटेन रखना है अपने पोजीशन को, ना कि एक्सपेंड करना है। पहला रीजन, द स्टाफ फील कंफर्टेबल विद द स्टेटस क्वे, मतलब सेम बिजनेस में रहेंगे, सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। इन्वॉल्व लेस चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही चलते रहेगा, और रिस्क भी इसमें कम होता है। फिर इसके बाद है इट ऑफ व्हेन एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल। जो मैंने आपको यूक्रेन, इसका इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर दिखाया था, वीडियो दिखाया था, वो इसके अंदर आ जाता है। और भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे इसके, जैसे कि गैस यूटिलिटी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, रिलेटिवली स्टेबल है। ये बढ़ती, ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जैसे कि आपका आज एक साल के अंदर 50% से सेल बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर 250% से बढ़ गया। धीरे धीरे आपका सेल बढ़ेगा। दिल्ली में बेचा जा रहा है, वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तो वाटर की जितना कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेल बढ़ेगा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, रिलेटिवली स्टेबल, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड एज इट मे बी परसीव एज थ्रेटिंग। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, याद करिए क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, परसीव एज थ्रेटिंग। इससे पहले मैं लास्ट वाला पढ़ता हूं, अब याद करिए इसका क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन ए फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज, इसको हाईलाइट कर लेता हूं, स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। इसका क्या बताया था, 40 साल तक भैया अपने बिजनेस में एक्सपेंड किया, बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, अब वो थक गए, बुढ़ापा आ गया है, बाल बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं और कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं जैसा बिजनेस चल रहा है वैसे ही बिजनेस चले, उसमें ही हम खुश हैं। तो स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ, अपने आप को कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। अब ज्यादा ग्रोथ करना नहीं है, जिंदगी के आखिरी टाइम है, आराम से जीना चाहते हैं। परसिवियरेंस ट्रेडिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आज तक, जी न्यूज, ये मूवी सीरियल, ये क्राइम पेट्रोल, ऐसे ये मैच, क्रिकेट मैच, ये सब न्यूज के साथ नहीं दिखा सकती है, इसमें इस फील्ड में भी एक्सपेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्हें डर है अगर हम उस फील्ड में गए कहीं हमारा न्यूज का बिजनेस ही चौपट ना हो जाए। तो ये आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया और प्रैक्टिकल लाइफ से को रिलेट करके, मतलब रिलेट किया है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।